कुछ दिन पहले मैं बारबेक्यू नेशन गया था। टेबल पर बैठे बैठे मुझे एक ही सवाल सताने लगा यार कि ये लोग यार पैसा कैसे बनाते हैं। इतना बड़ा स्प्रेड, इतनी वैरायटी और सब अनलिमिटेड। वो 4 प्लेट खाए या 40, बिल एक ही। इंडिया में आमतौर पे हम बफे सिस्टम को पैसा वसूल डील समझते हैं, लेकिन जब मैंने यार रिसर्च शुरू की तो जो सच सामने आया उसने मुझे हिला दिया। बारबेक्यू नेशन का शेयर प्राइस अपने पीक से 85% नीचे गिर चुका है। कंपनी पर लगभग 700 करोड़ का डेट चढ़ा है और हर रोज एक आउटलेट से 12 से 15% खाना वेस्ट होता है। मतलब जिस एम्पायर ने इंडिया के डाइनिंग कल्चर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, वही आज अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक रेस्टोरेंट की कहानी नहीं है, ये है एक बिजनेस एक्सपेरिमेंट की कहानी, एक एम्पायर कहानी और एक ऐसे प्रॉमिस की कहानी जिसमें अनलिमिटेड बफे ने एक समय पर भारत के मिडिल क्लास के सपनों को कैप्चर किया और आज वही बफे एक बोझ बन गया है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बारबेक्यू नेशन। 2006 इंदौर। इंदौर का सयाजी होटल एक 5 स्टार प्रॉपर्टी जहां रोजाना हजारों लोग खाना खाने आते थे। फूड क्वालिटी जबरदस्ती, कबाब्स, करीज, डेजर्ट, सब कुछ। पर एक कंप्लेंट बार बार रिपीट होती थी, सर कबाब आपके किचन में तो गर्म था पर टेबल तक आते आते ठंडा हो गया। आप सोचिए, एक ऐसी छोटी कंप्लेंट जो हर दिन स्टाफ सुनता था और कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। पर होटल के रेस्टोरेंट मैनेजर प्रोसेनजीत चौधरी के दिमाग में ये बात चिपक गई। उन्होंने सोचा, प्रॉब्लम सिंपल है, खाना किचन से निकल के टेबल तक आते आते ठंडा हो जाता है। सोल्यूशन भी यार इसका सिंपल होना चाहिए। क्यों ना खाना टेबल पर ही गरम गरम बनाया जाए। और वहीं से यार इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ टेबल टॉप लाइव ग्रिल। आइडिया सिंपल था, हर टेबल पर एक छोटा कोल ग्रिल। कस्टमर्स को स्क्यूअर्स दिए जाने लगे, पनीर, मशरूम, चिकन, फिश। कस्टमर अपने टेस्ट के हिसाब से ग्रिल करे, खाना गर्म भी रहेगा और एक इंटरेक्शन एक्सपीरियंस भी मिलेगा। होटल के मालिक साजिद धनानी को आइडिया पसंद आया। एक कॉर्नर में ट्रायल हुआ और जो रिजल्ट आया उसने सबको शॉक कर दिया। लोगों को खाना ही नहीं, खुद ग्रिल करने का मजा पसंद आया। अब खाना सिर्फ खाना नहीं रहा, एक इवेंट बन गया और वहीं से बॉर्न हुआ ब्रांड बारबेक्यू नेशन। अब सवाल यह था, क्या ये कॉन्सेप्ट एक होटल के रेस्टोरेंट तक लिमिटेड रहेगा या इसे एक नेशनल ब्रांड बनाया जा सकता है? 2006 में ही साजिद धनानी ने डिसाइड किया, हम इस आइडिया को होटल से बाहर लेकर जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट चेन बनाएंगे और शुरुआत करेंगे इंडिया के सबसे पॉश एरिया से, मुंबई के पाली हिल से। दोस्तों, पाली हिल के रेंट स्काई हाई थे और कस्टमर्स हाईली चूजी। अगर कॉन्सेप्ट फ्लॉप होता तो ब्रांड शुरू होने से पहले ही खत्म। पर साजिद ने रिस्क लिया। ओपनिंग प्राइस रखा गया सिर्फ 450 पर पर्सन। 2006 के हिसाब से ये एक अफोर्डेबल लग्जरी थी। रिजल्ट, पहले दिन से ही टेबल्स फुल। जो एक बार आया अगली बार अपने दोस्त, फैमिली, ऑफिस कलीग्स सबको लेकर के आया और इस तरह एक एम्पायर का पहला स्टोर बॉर्न हुआ। 2006 के दौरान इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड डाइनिंग इंडस्ट्री का साइज सिर्फ 2 लाख करोड़ था और उसमें ऑर्गेनाइज्ड कैजुअल डाइनिंग का शेयर सिर्फ 7% था। मतलब मार्केट खाली पड़ा था और बारबेक्यू नेशन ने इस खाली जगह को कैप्चर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब समझते हैं कि बारबेक्यू नेशन का असली जीनियस क्या था। आंसर सिंपल है, कंज्यूमर साइकोलॉजी। बारबेक्यू नेशन ने एक अनलिमिटेड बफे को लॉन्च किया, एक प्राइस, अनलिमिटेड फूड। अब आप सोचिए, एक मिडिल क्लास कस्टमर क्या सोचता है, बस 700 दे रहे हैं और मैं जितना खाना चाहूं उतना खा सकता हूं, मतलब पैसा वसूल। लेकिन असली सच ये था, ह्यूमन स्टमक की कैपेसिटी लिमिटेड है। एवरेज इंसान एक बफे में 1 किलो से 1.5 किलो तक खाना ही खा सकता है और उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट कंपनी को पड़ता था सिर्फ 220 से 250 रुपए तक। बाकी पैसा बनता था मॉकटेल्स, ड्रिंक्स, यानी कि यार आप समझो 40% का मार्जिन। और अब एक शॉकिंग फैक्ट, बारबेक्यू नेशन के 80% कस्टमर्स रिपीट कस्टमर्स होते हैं और इस लॉयल्टी को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक गिमिक लॉन्च किया, फ्री बर्थडे केक प्लस उनका स्टाफ उनके लिए एक गाना गाएगा। सोचिए, एक छोटा सा केक, पर उस केक ने बारबेक्यू नेशन को इंडिया के मिडिल क्लास का डिफॉल्ट बर्थडे डेस्टिनेशन बना दिया। मतलब उन्होंने अपना मोट बना लिया। इंडिया में अगर बर्थडे मनानी है तो बारबेक्यू नेशन ही जाना है। 2008 तक बारबेक्यू नेशन ने दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज कैप्चर कर लिए। लेकिन साजिद धरानी और उनके टीम ने यह समझा, अगर हमें स्केल करना है तो सिर्फ मेट्रो से फोकस करके नहीं चलेगा, टियर 2 सिटीज में जाना होगा।
और यही उनका मास्टर स्ट्रोक बना, क्योंकि टियर 2 सिटीज में रेंट्स कम थे, करीब 80 से 1.5 लाख वर्सेस मेट्रोस का यार 4 से 5 लाख रुपए का महीना रेंट। और बफे एक्सपीरियंस एक एस्पिरेशनल इवेंट था। बर्थडे एंड फैमिली सेलिब्रेशंस को लोग एक लग्जरी समझ के सेलिब्रेट करते थे, और इस तरह बारबेक्यू नेशन ने अपना एम्पायर एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। 2013 तक उनके पास 13 आउटलेट्स हो गए और उन्होंने एक पी फर्म सीएक्स पार्टनर्स से 110 करोड़ रेस किया। अब उनके पास एक्सपेंशन के लिए फ्यूल था, लेकिन जैसा एक हर कहानी में होता है, एक ट्रेजेडी आई जिसने एम्पायर को हिला दिया। 2013 तक बारबेक्यू नेशन सिर्फ एक रेस्टोरेंट चेन नहीं बल्कि एक फिनोमिनन बन चुका था। पर इसी टाइम आई एक ट्रेजेडी जिसने पूरे एम्पायर की डायरेक्शन बदल दी। फाउंडर साजिद धनानी जो इस आइडिया के विजनरी थे, उनकी एक एक्सीडेंट में सडन डेथ हो गई। सोचिए, एक आदमी जिन्होंने एक कस्टमर की छोटी सी कंप्लेंट को लेकर एक मल्टी करोड़ एम्पायर क्रिएट कर दिया, वो एकदम से यार चले गए। कंपनी शॉक में चली गई, स्टाफ इमोशनल ब्रेकडाउन में था और इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक बड़ा सवाल था, विजनरी के बिना ये ब्रांड क्या सर्वाइव कर पाएगा। इसी वक्त साजिद के यंगर ब्रदर कयूम दयानी ने जिम्मेदारी ली। विजनरी थे पर एक टफ बिजनेसमैन थे। उन्होंने डिसाइड किया एक्सपेंशन रुकेगा नहीं, रिस्क लेना होगा, बारबेक्यू नेशन को एक ऐसा नेशनल ब्रांड बनाना ही है। और फिर शुरू हुई एक एग्रेसिव एक्सपेंशन की रेस। अब दोस्तों, एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में होगा, अनलिमिटेड बफे देने के बावजूद बारबेक्यू नेशन प्रॉफिट कैसे बनाता था? आंसर एक ही है, मेन्यू इंजीनियरिंग प्लस ह्यूमन साइकोलॉजी। रूल नंबर 1, स्टार्टर्स फर्स्ट एंड कीप देम फ्लोइंग। पनीर टिक्का, चिकन विंग्स, ग्रिल्ड पाइनएप्पल, ये सब चीप आइटम्स है पर टेस्ट में एडिक्टिव। स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई थी कि हर 10 से 12 मिनट में एक नए स्क्यूअर्स ला के कस्टमर्स को प्लेट में डाल दो। कस्टमर रिपीट करता, पेट भर जाता और मेन कोर्स तक पहुंच ही नहीं पाता। रूल नंबर 2, सैलेड एंड चाट काउंटर। दिखने में लाइट पर फिलिंग। एक प्लेट आलू चाट और दही पूरी खा लो और अपनी कैपेसिटी का 20 से 25% खत्म। रूल नंबर 3, मेन कोर्स डिले। बिरयानी, फिश करी, मटन सबसे महंगा होता है, लेकिन तब तक यार 70% लोग पहले ही वो लो चुके होते थे। रूल नंबर 4, डेजर्ट इल्यूजन। कुल्फी काउंटर बारबेक्यू नेशन का शो स्टॉपर था, पर पोर्शन स्मॉल रखे गए, फ्लेवर्स कंट्रोल्ड, कॉस्ट मिनिमल। एक शॉकिंग स्टैट, एवरेज कस्टमर 750 के लिए आता है, पर उसने जो खाना खाया उसका एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है सिर्फ 230 से लेकर के 270 रुपए तक। और दोस्तों, यही थी बारबेक्यू नेशन की असली जीनियस। कस्टमर को लगता था मैं जीत गया, पर असली विनर हमेशा बारबेक्यू नेशन ही होता था। चलिए अब देखते हैं एक बारबेक्यू नेशन आउटलेट के अंदर का फाइनेंशियल एनाटॉमी। सेटअप कॉस्ट, एक आउटलेट बनाने में 2.5 से 3.5 करोड़ लगते हैं। ये पैसा जाता है इंटीरियर्स, किचन सेटअप, ग्रिल्स, फर्नीचर, काउंटर और वर्किंग कैपिटल में। फिर रेंट आप समझ लो, मेट्रो सिटीज में 3 से 4 लाख पर मंथ, टियर 2 में मान लो आप 80,000 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ, और स्टाफ 45 से 60 एम्प्लॉइज पर आउटलेट। सैलरी बिल करीब 10 से 14 लाख रुपए पर महीना। स्टाफ में शेफ्स, ग्रिल मास्टर्स, वेटर्स, क्लीनर्स, मैनेजर्स सब शामिल होते हैं। और फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट रेवेन्यू का करीब 34 से 36% होता है। ये एक हाई फूड कॉस्ट है क्योंकि अनलिमिटेड बफे मॉडल में वेस्टेज ज्यादा होता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। एवरेज बिल साइज होता है 750 कस्टमर्स पर डे, आप मान लो तो 350 से 400। मंथली रेवेन्यू करीब 75 लाख रुपए। और इसमें से प्रॉफिट अगर सब कुछ हटा दोगे आप, तो ग्रॉस मार्जिन 18 से 22% के आसपास बैठेगा, जिसमें नेट मार्जिन सिर्फ 2 से 3% ही होता है। और ब्रेक इवन टाइम होता है इनका करीब 2.5 से 3 साल का। मतलब अगर एक आउटलेट का रेंट या रॉ मटेरियल थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो पूरा का पूरा मॉडल ही कोलैप्स कर जाता है। और दोस्तों, इसी वजह से बारबेक्यू नेशन का मॉडल एक रेजर थिन बैलेंस पर टिका था। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। बारबेक्यू नेशन के सक्सेस का सबसे बड़ा वेपन था उनके स्टाफ की ट्रेनिंग। एक वेटर का काम सिर्फ खाना सर्व करना नहीं होता था, उसका काम था कस्टमर्स को एंटरटेन करना, उन्हें बार बार स्टार्टर्स ऑफर करना और उन्हें एक फैमिली फील देना। स्टाफ को स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता था कि कैसे स्माइल के साथ हर कस्टमर को वेलकम करना है, ग्रिल कैसे यूज करना है, वो यार समझा करके एक ओनरशिप फीलिंग देता था। बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लाइट्स डिम करनी है, क्लैपिंग करनी है, गाना गाना है। सोचिए, एक वेटर सिर्फ एक वेटर नहीं था, वो यार एक अपने में ब्रांड एम्बेसडर था।
और दोस्तों इसी ट्रेनिंग का रिजल्ट ये था कि कस्टमर अपने आप को सिर्फ एक रेस्टोरेंट गेस्ट नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन फैमिली का हिस्सा समझने लगते थे। अब एक और शॉकिंग फैक्ट, बारबेक्यू नेशन के 80% कस्टमर्स यार रिपीट कस्टमर्स होते थे। ये लॉयल्टी किसी भी रेस्टोरेंट चेन के लिए ड्रीम है और इसका क्रेडिट जाता है उनके स्टाफ के डीएनए को, जो हमेशा एक ही मैसेज डिलीवर करते थे, यहाँ आप सिर्फ खाना खाने नहीं आए हो, यहाँ आप सेलिब्रेट करने आए हो। दोस्तों बारबेक्यू नेशन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था उनका सेलिब्रेशन मार्केटिंग। सोचिए अगर आपको अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी हो और आप चाहते हो थोड़ा स्पेशल या ट्रीटमेंट मिल जाए, थोड़ा अटेंशन, एक फ्री केक और दोस्तों के साथ फन, बारबेक्यू नेशन ने इस साइकोलॉजी को कैप्चर कर लिया। उन्होंने हर बर्थडे पर फ्री केक देना स्टार्ट किया, लाइट्स डिम होती थी, स्टाफ क्लैपिंग करता था, सब मिलके हैप्पी बर्थडे गाते थे। कस्टमर्स के लिए ये एक इमोशनल हाई पॉइंट बन गया था और इस इमोशनल हाई पॉइंट का एक और इफेक्ट हुआ, फ्री मार्केटिंग। लोग फोटोज वीडियोस बनाते, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते और ऐसे ही बारबेक्यू नेशन एक डिफॉल्ट बर्थडे डेस्टिनेशन बन गया। इंडिया में हर साल करीब 2.5 करोड़ बर्थडे होते हैं और उनमें से एक बड़ा चंक बारबेक्यू नेशन के आउटलेट्स में सेलिब्रेट होने लगा। मतलब बारबेक्यू नेशन ने अपना मार्केटिंग इंजन फ्री में चला लिया और दोस्तों स्ट्रैटेजी ने उन्हें इंडिया का पहला ऐसा चेन बना दिया जो सिर्फ खाने के लिए नहीं, सेलिब्रेशन के लिए सिनोनिमस बन गया। एक बफे चेन का सबसे बड़ा दुश्मन है इनकंसिस्टेंसी। सोचिए आप दिल्ली आउटलेट जाते हो और पनीर टिक्का अमेजिंग लगता है, फिर आप बैंगलोर आउटलेट जाते हो और वही टिक्का ब्लैंड है, कस्टमर कभी वापस नहीं आएगा। और बारबेक्यू नेशन को शुरू से यार ये समझ में आ चुका था, अगर हर सिटी में सेम डेज चाहिए तो सप्लाई चेन को मिलिट्री स्टाइल प्रिसिजन पे रन करना होगा। और सबसे पहला स्टेप उन्होंने सेंट्रल कमिशनरीज बनाया, जहां से की आइटम्स हाफ प्रिपेयर्ड फॉर्म में भेजे जाते, जैसे मैरिनेट, सॉसेस, कबाब मिक्सेस। शेफ को सिर्फ ग्रिल करना था। मतलब एक बैंगलोर शेफ और एक मुंबई शेफ एक ही रेसिपी फॉलो कर रहा था। दूसरा स्टेप, लोकल सोर्सिंग ओनली फॉर पेरिशेबल्स, चिकन, फिश, वेजिटेबल्स हर सिटी के लोकल वेंडर से, पर उसके लिए स्ट्रिक्ट वेंडर ऑडिट्स। बारबेक्यू नेशन के प्रोक्योरमेंट हेड्स हर सप्लायर का हाइजीन स्कोर चेक करते थे, अगर एक बार फेल तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तीसरा स्टेप, कोल्ड चेन नेटवर्क। फ्रोजन आइटम्स को मेंटेन करना एक नाइटमेयर होता है इंडिया के क्लाइमेट में, पर बारबेक्यू नेशन ने अपने डिलीवरी ट्रक्स को कोल्ड स्टोरेज के स्टैंडर्ड पे अपग्रेड कर लिया। एक ट्रक कॉस्ट करता था करीब 25 लाख रुपए, बट एक गारंटीड कि फिश गोवा से बैंगलोर आकर भी फ्रेश लगे। बारबेक्यू नेशन के रॉ मटेरियल का एनुअल प्रोक्योरमेंट वॉल्यूम करीब 900 करोड़ से ऊपर है और हर साल उनके कमिश्नरी किचन्स में 6000 टन से ज्यादा मैरिनेट्स प्रिपेयर होते हैं। ये स्केल सोचिए, एक रेस्टोरेंट का किचन एक छोटी फैक्ट्री बन गया और इस सप्लाई चेन ने इंश्योर किया कि कस्टमर कहीं भी जाए ग्रिल एक्सपीरियंस सेम हो। अब एक डार्क साइड की बात करते हैं। बारबेक्यू नेशन के अनलिमिटेड बफे का एक बड़ा ड्रॉबैक था, फूड वेस्टेज। एक एस्टिमेट के हिसाब से हर आउटलेट में डेली 12 से 15% फूड वेस्ट होता है और इंडिया जैसी कंट्री में जहां 20 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं, ये नंबर एक्चुअली में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। एक आउटलेट में अगर डेली 2.5 लाख का खाना सर्व होता है तो 30 से 45 हजार का बर्थ ऑफ फूड डायरेक्टली डस्टबिन में जाता है। मल्टीप्लाई करो 150 आउटलेट से तो हर दिन करीब 50 लाख से ज्यादा खाना यार वेस्ट होता है। हर महीने करीब 15 करोड़ से ऊपर, हर साल 180 करोड़ तक। और ये सिर्फ पैसा का नुकसान नहीं है बल्कि इमेज का भी नुकसान था। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने भी बारबेक्यू नेशन को टारगेट करना शुरू कर दिया इस समय तक। अनलिमिटेड बफे, अनलिमिटेड वेस्ट। कंपनी ने काउंटर मेजर्स लिए, पोर्शन साइजेस रिड्यूस किए, स्टाफ को ट्रेन किया कि यार कस्टमर्स को आप एडवाइस करो सर छोटे पोर्शन लो, फिर रिपीट कर लेना। बचा हुआ खाना एनजीओस को डोनेट करने का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। पर असली प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल था क्योंकि बफे मॉडल ही डिजाइन हुआ है ओवर प्रोडक्शन के लिए। एक शॉकिंग सर्वे हुआ था बैंगलोर में, एवरेज बारबेक्यू नेशन कस्टमर अपने प्लेट में जितना खाना लेता है उसमें से 27% वापस छोड़ देता है। मतलब एक तरफ कस्टमर को लगता है मैं जीत गया, दूसरी तरफ कंपनी को पता है कि वेस्ट भी उनकी कॉस्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये एक डर्टी सीक्रेट था बफे इंडस्ट्री का जो कभी ओपनली डिस्कस ही नहीं किया गया। दोस्तों एक रेस्टोरेंट की चेन चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कैश फ्लो। और जब एक्सपेंशन का भूत सर चढ़कर बोले
तो अक्सर कंपनीज अपने बैलेंस शीट का ख्याल भूल जाती हैं। बारबेक्यू नेशन ने भी यार वही गलती करी। 2015 से लेकर 2019 तक उन्होंने करीब 70 से ज्यादा नए आउटलेट्स खोले। हर आउटलेट का एवरेज सेटअप कॉस्ट करीब 3 करोड़ होता, मतलब 210 करोड़ का फ्रेश कैपेक्स, और इसके लिए उन्होंने लोन्स उठाए। बाय FY 2019 उनका डेट 400 करोड़ क्रॉस कर चुका था। बाय FY 21 डेट 700 करोड़ के ऊपर, और जब कोविड ने हिट किया तो रेवेन्यू कोलैप्स हो गया, लेकिन डेट रीपेमेंट क्लॉक टिक करती रही। एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए बारबेक्यू नेशन को हर साल करीब 65 से 70 करोड़ रुपए देने पड़ते थे। मतलब उनका एक महीने का पूरा नेट प्रॉफिट डेट सर्विस में खत्म हो जाता था। और ये सिर्फ एक वही ट्रैप था जो किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज ने फेस किया था। हाई फिक्स कॉस्ट प्लस हाई डेट इक्वल्स टू एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। और बारबेक्यू नेशन के लिए यार ये टाइम बॉम्ब धीरे धीरे ब्लास्ट कर रहा था। 2021 में जब IPO लॉन्च हुआ था तो सबको लगा कि बारबेक्यू नेशन एक मल्टी बैगर बनेगा। इशू ओवर सब्सक्राइब 5x, प्राइस रॉकेट होके करीब 1450 तक पहुंच गया। इन्वेस्टर्स सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। ऑपरेटिंग मार्जिन्स थिन थे, इन्फ्लेशन चढ़ता हुआ था, डेट ऊपर था, और कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट हो रहा था। बाय 2022 मार्केट सेंटिमेंट बदला। FMCG और QSR स्टॉक्स ऊपर, पर हेवी डाइनिंग स्टॉक्स नीचे, और बारबेक्यू नेशन का शेयर 270 तक गिर गया, अपने पीक से करीब 85% डाउन। शॉकिंग इनसाइडर लीक, कई म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्वाइटली अपना स्टेक ऑफलोड कर दिया। एक फंड मैनेजर ने बोला बारबेक्यू नेशन का मॉडल एसेट हैवी है, इन्फ्लेशन प्रोन है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। IPO में हाइप था, पर बिजनेस में क्रैक्स हैं। एक टाइम था जब कंपनी के फाउंडर्स को पूरा इंडिया में हीरो बनाया जा रहा था, और अब वही कंपनी एक अबॉइड स्टॉक लिस्ट में शामिल हो गई। एक टाइम पे बारबेक्यू नेशन ने अपने आप को एक सेलिब्रेशन डेस्टिनेशन ब्रांड बनाया था, और वो काम किया बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ऑफिस पार्टीज, सब बारबेक्यू नेशन पे सेलिब्रेट होते थे। पर दोस्तों, सेलिब्रेशन एक डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि कस्टमर बारबेक्यू नेशन को सिर्फ स्पेशल ओकेजन के लिए याद करता था, डेली डाइनिंग के लिए नहीं। मतलब फुटफॉल फ्रीक्वेंसी लिमिटेड थी। एक डोमिनोज कस्टमर हर महीने करीब 3-4 बार ऑर्डर करता है, वहीं पे एक बारबेक्यू नेशन कस्टमर साल में 1 से 2 बार जाता है। FY 2022 के डाटा में एवरेज रिपीट विजिट फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1.6 टाइम्स पर ईयर थी। मतलब ब्रांड को अपने ही USP ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। स्पेशल ओकेजन्स ओनली इक्वल्स टू लिमिटेड विजिट्स। और जब QSR ब्रांड्स ने एवरीडे अफोर्डेबल इंडल्जेंस का नैरेटिव कैप्चर कर लिया, बारबेक्यू नेशन अपने आप को ट्रैप भी करने लगा। एक एक्स मार्केटिंग हेड ने बोला, वी बिल्ट अ कैसल बट पीपल ओनली वांटेड टू विजिट ऑन फेस्टिवल्स। डेली बाजार तो QSRs ने कैप्चर कर लिया। एक बिजनेस का रूल होता है इनोवेट और डाई, पर बारबेक्यू नेशन ने अपना मॉडल इनोवेट नहीं किया। 2006 का कॉन्सेप्ट 2023 में भी वही था, लाइक ग्रिल, बफे, बर्थडे सॉन्ग, लेकिन कंज्यूमर वर्ल्ड यार बदल चुका था। 2020 के बाद लोग चाहते थे क्लाउड किचन्स, फ्यूजन फूड्स, और थोड़ा हेल्दी खाना, और खास तौर पे वो चीज जो कि अपन यार इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सके। पर बारबेक्यू नेशन आज भी अपने उसी ओरिजिनल प्लेबुक पे यार स्टक था। अब सवाल ये है कि क्या बारबेक्यू नेशन अपनी कहानी को दोबारा लिख सकता है? हिस्ट्री हमें बताता है कि हर बिजनेस एम्पायर के पास एक सेकेंड चांस जरूर होता है, पर वो चांस तभी काम करता है जब ब्रांड अपनी गलतियों से सीख कर बोल्ड रीइन्वेंशन करे। बारबेक्यू नेशन के लिए ये भी चांस अभी खत्म नहीं हुआ। उनके पास अब भी 150 से ज्यादा आउटलेट्स का नेटवर्क है, उनका ब्रांड रिकॉल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और उनके पास अभी भी एक लॉयल मिडिल क्लास फैमिली कस्टमर बेस है। पर उन्हें यार रीइन्वेंट करना होगा। पहला तो ऑप्शन है कि मेन्यू को रीइनोवेट करा जाए, हेल्दी बफे लाए जाए, कीटो, वीगन, ग्लूटेन फ्री सेक्शंस बनाए जाएं, बफे को डाइट फ्रेंडली इंडल्जेंस बना के उन्हें न्यू एज कंज्यूमर्स कैप्चर करने होंगे। दूसरा ऑप्शन है डिलीवरी 2.0। बारबेक्यू इन अ बॉक्स को सीरियस इन्वेस्टमेंट के साथ स्केल करना होगा। होम ग्रिल किट्स, DIY बारबेक्यू किट्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स जो उनके अनलिमिटेड प्रॉमिस को घर तक पहुंचाए। तीसरा ऑप्शन है टेक ड्रिवन पर्सनलाइजेशन, AI ड्रिवन मेन्यू प्लानिंग, डायनेमिक प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल, वीकडेज में 699 का बफे और वीकेंड्स पे 999 का।
बर्थडे डाटा माइनिंग, एक ऐप जो हर कस्टमर को पर्सनलाइज सेलिब्रेशन ऑफर भेजे। और चौथा ऑप्शन है एसेट लाइट मॉडल, हाई रेंट मॉल से निकल कर स्टैंड अलोन मिड साइज्ड आउटलेट्स, फ्रेंचाइज ड्रिवन ग्रोथ जहां केपेक्स कम हो। और पांचवा ऑप्शन है एक्सपीरियंस रीइमेजिन्ड, सिर्फ ग्रिल नहीं पर इमर्सिव डाइनिंग, लाइव म्यूजिक नाइट्स, AR VR मेन्यूज, ओपन किचन, थिएट्रिक्स। ग्लोबली 73% जेंजी कंज्यूमर्स यार प्रेफर करते हैं एक्सपीरियंशियल डाइनिंग ओवर जस्ट ईटिंग। मतलब अगर बारबेक्यू नेशन अपने एक्सपीरियंस रीइमेजिन करे तो वो दोबारा यूथ को अट्रैक्ट कर सकता है। तो रीइन्वेंशन पॉसिबल है, पर उसके लिए लगती है एक चीज, करेज टू किल योर ओन पास्ट। अब सवाल ये है, क्या बारबेक्यू नेशन अपने ही आइकॉनिक बफे को डिसरप्ट करने की हिम्मत दिखाएगा? बारबेक्यू नेशन की कहानी एक रेस्टोरेंट चेन की स्टोरी नहीं है, ये एक केस स्टडी है जो हर एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए। सबसे पहला लेसन तो है कि नोवेल्टी फेड्स। एक आइडिया कितना भी एक्साइटिंग हो, एक वक्त के बाद कस्टमर उससे बोर मानने लगते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस इनोवेशन जरूरी है। लेसन टू, ग्रोथ इज नॉट इक्वल्स टू सक्सेस। आउटलेट्स बढ़ाने का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। जेट एयरवेज, किंगफिशर और अब बारबेक्यू नेशन सबको और एक्सपेंशन ने मार दिया। लेसन नंबर 3, मार्जिन्स मैटर मोर देन हाइप। IPO ओवर सब्सक्रिप्शन एक इल्यूजन हो सकता है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन रेजर थिन है तो एक शॉक पूरा मॉडल यार गिरा सकता है। लेसन नंबर 4, कस्टमर साइकोलॉजी ही किंग है। बारबेक्यू नेशन ने इसको मास्टर किया। अनलिमिटेड प्लस सेलिब्रेशन इक्वल्स टू लॉयल्टी, पर वो लॉयल्टी भी तभी काम करती है जब तक कंज्यूमर बिहेवियर अलाइन था। शिफ्ट होते ही मॉडल ऑब्सोलीट हो गया। लेसन नंबर 5 है कि ESG और परसेप्शन इग्नोर मत करो। फूड वेस्ट, स्टाफ फटीग, गवर्नेंस इश्यूज, सबने ब्रांड इमेज तोड़ दिया। 90% स्टार्टअप्स फेल नॉट बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रोडक्ट, बट बिकॉज दे कांट एक्सेप्ट टू चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। और बारबेक्यू नेशन की कहानी एक लाइफ प्रूफ है इस बात का। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री देखें तो हर एम्पायर का यार एक लाइफ साइकिल होता है। रोम, मुगल, ब्रिटिश राज सब गिर गए, और कॉर्पोरेट्स भी अलग नहीं है। कोडक, नोकिया, ब्लैकबेरी सब एक टाइम के किंग्स थे, आज केस स्टडीज में है। तो ये थी दोस्तों बारबेक्यू नेशन की कहानी। मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत ज्यादा चीजें इस वीडियो से सीखी होंगी। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे थे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।